हेलो एवरीवन। मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के एक्सपेक्टेड 60 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और देखिए, झारखंड पीजीटी कॉमर्स या झारखंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर या सीनियर ऑडिटर, इन तीनों में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आना है। और अगर आपका, जैसे मैं झारखंड पीजीटी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बहुत, और अगर आप समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इज एप्लीकेबल फ्रॉम। परक्राम्य में विपत्र अधिनियम कब से लागू होता है? आसान सा सवाल है। 1 मार्च 1982 को ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस पे कुछ भी नहीं था, इसलिए जहां पर समझने वाली चीज होगी हम समझेंगे। उसके बाद आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड प्रोमिसरी नोट? निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड प्रोमिसरी नोट है? पूजा promises to pay ₹5,000 to नेहा इन अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। आपको पता है कि प्रोमिसरी नोट जो है वो इन राइटिंग होना चाहिए, तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है तो ये नहीं होगा। दूसरा, मिस्टर शाह राइट्स टू जय, आई विल पे ₹5 लाख टू यू 15 डेज आफ्टर डेथ ऑफ योर फादर। मिस्टर शाह लिखते हैं जय को कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, 5 लाख रुपए दूंगा जब तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी उसके 15 दिन के अंदर। तो देखो, पहली चीज, प्रोमिसरी नोट रिटर्न में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। देखो, डेथ होना सर्टेन है, तो मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं है, तो मृत्यु के 15 दिन के बाद है, मतलब यहाँ पर सर्टेनिटी है। आगे देख लेते हैं। मिस्टर शर्मा राइट्स टू हिज ग्रैंडसन, आई विल पे यू ₹10 लाख इफ यू मैरी दीपा। कंडीशनल हो गया, अगर तुम दीपा से शादी करोगे तो 10 लाख रुपए दूंगा। एंड दिलीप राइट्स अशोक, आई ओ यू ₹10,000, मैं आपका, मुझ पर आपका 10,000 रुपए बकाया है। तो ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट हो गया, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसमें प्रॉमिस है, लिखा भी गया है, ठीक है, और अनकंडीशनल है, और साथ ही साथ एक सर्टेन टाइम भी बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रोमिसरी नोट? निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट नहीं है? इट कंटेन्स अ कंडीशनल अंडरटेकिंग, इट कंटेन्स अमाउंट मेंशन्ड ऑन इट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इट इज साइंड बाय द मेकर। तो देखो, प्रोमिसरी नोट में जो बनाने वाला है वो साइन करता है। ठीक है, वही कसम खाता है कि मैं कसम खाता हूं, मैं क्या कर दूंगा, आपका पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? पहला, कंडीशनल अंडरटेकिंग, ये अनकंडीशनल, आपको जो वादा करना है वो अनकंडीशनल करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। यहाँ पर ये ये नहीं आएगा, ये ए बी सी डी ऐसा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला, विच इज अ प्रोमिसरी नोट? I promise to pay Miss B ₹500 and deliver him to my black horse on 1st January next। मतलब ये क्या है भाई? मैं प्रॉमिस करता हूँ बी को ₹500 देने का, और उसको एक ब्लैक हॉर्स भी दे दूंगा। तो भाई ये जो है मनी में होना चाहिए, ठीक है, काइंड में नहीं चलेगा प्रॉमिसरी नोट, तो ये गलत हो गया। आई प्रॉमिस टू पे ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी। शादी होना तय नहीं है, शादी होना निश्चित नहीं है, तो इसलिए 7 दिन के अंदर हुआ, तो ये भी। I acknowledge myself to indebtedness to be ₹1,000 to be paid on demand for value received। ये क्या कहते हैं? मैं अपना जो है बी को अपना क्या बोलता हूँ, अपना उसके प्रति बी का ₹1,000 का ऋणी हूँ, और जब मांगेंगे तो मैं क्या कर दूंगा, उनको दे दूंगा। ठीक है, और उसके बाद अगला क्या है? आई प्रॉमिस टू पे रुपीज बी पे बी ₹500 on D's death provided D leaves enough money to pay that sum। अब यहां पर क्या है, कहते हैं डी की मृत्यु पर मैं ₹500 दूंगा बी को, लेकिन बशर्ते डी पैसा छोड़ करके जाए, तो ये कंडीशन हो गया। तो इन चारों में से कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। क्या है कि ₹1,000 में बी का लगता हूं, और जब वो मांगेगा तो मैं क्या कर दूंगा, उसको दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोमिसरी नोट है। अगला, सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विथ। सेक्शन 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का किसके बारे में है?
तो देखो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 13 में। निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई डॉक्यूमेंट। और फिर इसमें तीन तरह के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। प्रोमिसरी नोट्स, जिनके बारे में बताया गया है सेक्शन 4 में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इनके बारे में बताया गया है सेक्शन 5 में। और चेक के बारे में बताया गया है सेक्शन 6 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सेक्शन 5 में किसके बारे में बताया गया है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये कहाँ बताया गया है? ये बताया गया है सेक्शन 9। ठीक है, यथाविधि धारक। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर इज निगोशिएबल। ठीक है, एक प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या कि चेक जो कि पेबल है ऑर्डर पर, किसी के ऑर्डर पर है, ठीक है, पेबल है, इज निगोशिएबल। कैसे निगोशिएबल होगा? बाई इंडोर्समेंट। देखो निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। निगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल। तो आप अगर क्या बोलते हैं उसको, आप बिल को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं कि आप बिल को निगोशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? दो चीजों से हो सकता है। एक, पहला आप डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी का बिल वही होगा जो कि बियरर हो। आपने किसी को सौंप दिया, उसका मालिक वो बन गया, तो वो बियरर ही हो सकता है। दूसरा, अगर पेबल टू ऑर्डर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा भाई? आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरा तरीका होता है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब होता है, इंडोर्समेंट को हिंदी में कहते हैं पृष्ठांकन। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होगा उसके पीछे आप लिख देते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? इस केस में क्या है? चेक पेबल टू ऑर्डर है, ये निगोशिएबल होगा बाय इंडोर्समेंट और डिलीवरी देयर ऑफ। आपको इंडोर्स भी करना पड़ेगा और उसको सौंप देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला, when the day of promissory note or bill of exchange is at maturity is public holiday, the instrument shall be deemed to be due on। देखो, पब्लिक हॉलीडे अगर है, बिल का डे ऑफ ग्रेस जोड़ने के बाद पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? उसके पहले दिन, प्रीसीडिंग बिजनेस डे। ठीक है, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे आ गया तो फिर नेक्स्ट सक्सेडिंग बिजनेस डे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद अगला है, a negotiable instrument dated 30th August 2017 is made payable 3 months after the date, what will be the maturity date? देखो 3 महीने हैं, तो 30 अगस्त से एक महीना, 30 सितंबर, 30 सितंबर से एक महीना, 31 अक्टूबर। मंथ का है तो हम मंथ में गिनेंगे, अगर दिन होता तो 30 अक्टूबर हो जाता। ठीक है, तो ये दूसरा महीना हो गया। और 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर से 31 नवंबर, ये तीसरा महीना। 3 दिन जोड़ेंगे ग्रेस के, तो 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, तो ये 3 दिसंबर 2017 को क्या हो जाएगा? इंस्ट्रूमेंट इज एट मैच्योरिटी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला, इंस्ट्रूमेंट इंटाइटल्ड टू पीरियड ऑफ ग्रेस इज, कौन से में पीरियड ऑफ ग्रेस जोड़ा जाता है? ठीक है, तो इस केस में देखो ऑप्शन है, अ बिल और नोट पेबल ऑन डिमांड। देखो जो डिमांड पर पेबल होगा ना, उस पर कभी भी ग्रेस का पीरियड नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, दूसरा, चेक, चेक हमेशा पेबल होता है ऑन डिमांड। फिर, अ बिल और नोट इन विच नो टाइम इज मेंशन। अब टाइम अगर मेंशन नहीं है मतलब वो पेबल ऑन डिमांड है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अ बिल और नोट पेबल आफ्टर साइट, यानी देखने के बाद। ठीक है, तो दर्शन के बाद जो बिल है उस केस में क्या होगा? आप ग्रेस पीरियड जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला, a promissory note or bill of exchange are payable in which no time for payment is specified। प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जिस पर कोई भी टाइम ना लिखा हो पेमेंट का, उसका पेमेंट कब किया जाता है? उसका पेमेंट किया जाता है ऑन डिमांड। दे आर पेबल ऑन डिमांड, यानी मांग पर दे होंगे। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी कंस्ट्रूड ईदर एज प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, बताइएगा
एक इंस्ट्रूमेंट जैसे प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, दोनों में से कुछ भी माना जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, अस्पष्ट विपत्र। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, उसे प्रॉमिसरी नोट भी मान सकता है होल्डर, और बिल ऑफ एक्सचेंज भी मान सकता है, तो उसे बोलेंगे एम्बिगुअस। ठीक है, आगे आते हैं। व्हेन प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन so as to constitute the person the holder thereof, the instrument is said to be। किसी को ट्रांसफर करना इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से कि वो उसका होल्डर बन जाए, तो उसे बोलेंगे निगोशिएटेड। क्या बोलेंगे? निगोशिएटेड, यानी परिक्राम। ठीक है, पराक्रमित इसको, मतलब यहां पर आप लिख लीजिए पराक्रमित, हिंदी में बड़ा खतरनाक है। अगला, विच सेक्शन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइंस द वर्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? तो अभी हमने बात की, सेक्शन 13 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बताता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे। आगे, अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेबल डैश डैश विच इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेबल और ऑन द ओनली द लास्ट इंडोर्समेंट इज एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। ठीक है, ये क्या है सवाल? एक वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक देय है डैश डैश, जो कि इतना देय व्यक्त किया जाता है जिस पर एकमात्र या अंतिम अनुमोदन रिक्त रूप से अनुमोदन प्राप्त होता है, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, तो देखो, अगर लास्ट इंडोर्समेंट क्या है, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, इंडोर्समेंट में मतलब पीछे किसी का नाम नहीं लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो बियरर को पेबल हो जाएगा। मतलब देखो, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, चेक के पीछे इंडोर्समेंट करना है, तो चेक के पीछे जो इंडोर्सर है ना, उसने साइन किया लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा, तो ये बियरर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे आते हैं, अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉन और मेड आउट ऑफ इंडिया। चेक इंस्ट्रूमेंट कहाँ बना है? भारत के बाहर बना। एंड मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी अदर एनी पर्सन रेसिडेंट इंडिया शैल बी डीम्ड टू। तो देखिए भाई, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट यानी अंतर्देशीय विपत्र। ठीक है, दो कंडीशंस हैं। पहला, या तो ड्रॉन इन इंडिया एंड पेएबल इन इंडिया, भारत में लिखा गया हो और भारत में ही देय है, तो वो क्या बन जाएगा? दूसरा, ड्रॉन इन इंडिया एंड ऑन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, भले ही वो फॉरेन कंट्री में पेएबल हो, तो वो क्या बन जाएगा? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो ये पहला क्या है भाई? आउट ऑफ इंडिया ड्रॉ किया गया है। अब आउट ऑफ इंडिया ड्रॉ किया गया है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला, अ होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, होल्डर इन ड्यू कोर्स, नियत समय में धारक, या फिर इसको यथा विधि धारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यथा विधि धारक। ठीक है, ये भाई साहब जो है ना, ये भाई साहब क्या कर सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट पर अपने नाम से क्या कर सकते हैं? श्यू कर सकते हैं। और ये समझ लीजिए, ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, ये अपने से पहले कोई भी अगर उसका बिल का इंडोर्सर रहा है, तो उसके पहले के सभी होल्डर्स को ये क्या कर सकता है? कोर्ट में घसीट सकता है। ये पावरफुल है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, अगला, हु इज एंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ लॉस और डिस्ट्रैक्शन ऑफ नोट, बिल और चेक? देखो भाई, लॉस या डिस्ट्रक्शन, चोरी के समय पर या बिल के गुमने के समय पर कौन उसका हकदार होगा? तो उसका हकदार होगा होल्डर। ऐसा नहीं कि आपका चेक गुम गया, ठीक है, और जिसने पाया फाइंडर ऑफ चेक उसका हो गया, ऐसा नहीं, होल्डर का ही उसमें अस्तित्व होगा। ठीक है, मतलब मालिकाना हक होगा। अगला, द होल्डर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मीन्स, क्या होगा भाई? होल्डर का मतलब क्या है? तो देखो, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक का मतलब होता है कि एनी पर्सन entitled in his own name
द possession thereof and to receive and recover the amount due thereon on parties thereto। मतलब उस व्यक्ति को वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपने पास रखने का अधिकार है, अपने नाम में रखने का अधिकार है, और साथ ही साथ उसे ये अधिकार भी है कि वो उसके पार्टीज से जो पैसा लिखा है वो वसूल कर सके, प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम और हिज एजेंट टू द पोजीशन देयर एंड टू रिसीव एंड रिकवर अमाउंट ड्यू देयर ऑन। नहीं, अगला मी पर्सन सच इंस्ट्रूमेंट रिसीव ड्यू टू। ठीक है, जो अपने नाम में, ठीक है। पहला डेफिनेशन देखिए, पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम द टू द पोजीशन देयर and to receive or the recover amount due thereon from parties thereto। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला, द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है भाई? बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक के मेकर को क्या कहा जाता है? ड्रॉअर कहा जाता है। आसान सा सवाल है। अगला, अ चेक इज डैश डैश ड्रॉन अपॉन स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेएबल ऑन डिमांड। चेक क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो किस पर लिखा जाता है? स्पेसिफाइड बैंकर पर लिखा जाता है, और वो क्या होता है? मांग पर देय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में क्या ट्रू नहीं है? तो इट इज इंस्ट्रूमेंट राइटिंग, ये तो ट्रू है। इट इज साइंड बाय मेकर, ये भी ट्रू है। सर्टेन सम ऑफ मनी इज मेंशन्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, ये भी ट्रू है। एंड इट कंटेन्स कंडीशनल ऑर्डर, तो भैया अनकंडीशनल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी ट्रू नहीं है, इसीलिए ये ट्रू हो गया। अगला, अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू पे द सर्टेन सम ऑफ मनी। एक वचन पत्र एक निश्चित राशि का भुगतान करने का एक साधन है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि प्रोमिसरी नोट क्या हो सकता है? ऑर्डर पर हो सकता है, बियरर नहीं हो सकता। बियरर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आरबीआई एक्ट का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट का सेक्शन 31 कहता है कि आरबीआई के अलावा कोई भी बियरर इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला, द नेचर ऑफ प्रोमिसरी नोट इज इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल्कुल सही बात है। इन कंटेन्स इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर प्रॉमिस बाय मेकर टू पे द पेई। देखो पहली चीज क्या, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू द ड्रॉई टू पे द पे। नहीं भैया, इसमें मेकर ही कसम खाता है कि मैं पेमेंट करूंगा, तो ये ड्रॉई को नहीं लिखता। ड्रॉई को ऑर्डर दिया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में या चेक के केस में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस बाय मेकर टू पे द पे। ठीक है, तो ये पहला, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का हो गया, ये प्रोमिसरी नोट का हो गया, और ये क्या हो गया? चेक का हो गया। अगला, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द चेक। चेक के बारे में क्या है? वो सही नहीं। इट मे कंटेन कंडीशनल ऑर्डर, चेक मस्ट बी साइन बाय द मेकर, चेक मस्ट कंटेन अ डेट, अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन इन फिगर्स इन वर्ड। बिल्कुल सही बात है, चेक कंडीशनल नहीं होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सारे ही क्या होंगे? अनकंडीशनल होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि ये सच नहीं है। द पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक टू पे द पे कॉल्ड इज। देखो होता क्या है समझना, जैसे ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है। ठीक है, ए ने बी को गुड्स सोल्ड किया, सोल्ड गुड्स। ठीक है, ये एरो इधर बना है तो समझिएगा, ₹50,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब ए कहता है कि भैया बी 2 महीने की क्रेडिट लिए हो, तो एक काम करो, कुछ वादा करो
तो बी कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? ये कहता है भरोसा है, लेकिन लिखित में होना चाहिए कुछ चीजें। ठीक है, तो अब तो उस ए ने बोला कि ठीक है तुम लिखो, तो ए क्या करेगा, एक बिल लिखेगा। ठीक है, और उसमें लिखेगा कि मेरे मतलब ऑर्डर में मुझे या मेरे ऑर्डर पर किसी और को मिस्टर बी पेमेंट करेंगे 2 महीने के बाद। ठीक है, फिर ये बिल लिखने के बाद किसके पास भेज देगा, बी के पास, और बी इसको एक्सेप्ट कर करके क्या कर देगा, लौटा देगा, साइन करेगा और लौटा देगा। ए साइन करेगा, बी साइन करेगा। ठीक है, अब ये आ गया ए के पास। जब ए ने बिल लिखा तो वो था ड्रॉअर। ठीक है, और बी क्या था, ड्रॉई जिस पर बिल लिखा गया। ठीक है, फिर बी ने जब एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर बन जाएगा। ठीक है, अब या तो ए उसका पेमेंट ले लेगा या फिर ए उस बिल को किसी और को दे देगा। मान लो ए ने बिल को दे दिया एक्स को। ठीक है, और फिर 2 महीने बाद एक्स किसके पास जाएगा, बिल लेकर के जाएगा बी के पास कि चलिए पेमेंट कर दीजिए। बी इसको अगर पेमेंट कर देता है तो ये क्या बन जाएगा, पेई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेई। ठीक है, अब ये तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में हो गया। प्रोमिसरी नोट के केस में क्या होता है भाई, ए जैसे यहां पर मान लीजिए ए ने उधार बेचा था। ठीक है, तो ए ने बेचा बी को उधार। बी यहां पर प्रॉमिसरी नोट लिख करके दे देगा कि मैं कसम खाता हूं कि मैं 2 महीने बाद ए को पेमेंट करूंगा। इसमें सिर्फ बी साइन करके दे देगा। ठीक है, ये क्या है, प्रॉमिसरी नोट। तो ये मेकर है, या फिर कह सकते हैं ये ड्रॉअर है। ठीक है, और इस केस में ये क्या है, पे, इसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, और चेक के केस में क्या होता है, कोई भी पर्सन बैंक पर चेक लिखता है तो ड्रॉअर तो पर्सन हो गया, लेकिन जो है ड्रॉई कौन होगा, बैंक होगा, और पेई कौन होगा, जिसे पैसा मिलेगा। तो बताइए, हु इज डायरेक्टेड बाय मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक टू पे इज कॉल्ड इज, क्या कहा जाता है उसे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, ड्रॉई बोलेंगे। ठीक है, और जो लिखेगा उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉअर बोलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A holder in due course is a person who becomes the possessor of the instrument. होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए क्या कंडीशन है, कि वो जो है कंसीडरेशन होना चाहिए, बिफोर मैच्योरिटी उसके पास होना चाहिए, और उस उसने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है वो गुड फेथ में लेना चाहिए, विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ डिफेक्ट इन द टाइटल। ठीक है, तो बिफोर मैच्योरिटी है, बिल्कुल सही है, कंसीडरेशन भी है, ठीक है, और विदाउट एनी नोटिस ऑफ डिफेक्ट इन द टाइटल है, तो बिल्कुल सही है। तो कब तीनों कंडीशन पूरी होंगी तो वो क्या बन जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हो गया सही जवाब। अगला, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट किसे बोलेंगे भाई, तो हमने अभी बात की थी कि चेक इंडिया में लिखा हो, ठीक है, और या फिर चेक इंडिया में लिखा हो, पेबल हो, या फिर चेक इंडिया में लिखा हो तथा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पे भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया और मेड पेबल इन ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही जवाब। ठीक है, देखो प्रोमिसरी नोट ऑप्शन बी देख लेते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडिया एंड मेड पेबल इन ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक मेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया है तो फॉरेन में ही बनेगा, फॉरेन बिल बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही जवाब। अगला, where the endorser signs his name on the back of the instrument only the endorsement is said to be। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, थोड़ा हम इस पे टाइम देंगे। ठीक है, देखिए भाई, इंडोर्समेंट का मतलब मैंने बताया क्या, इंस्ट्रूमेंट के पीछे लिख देना। ठीक है, किसी को ट्रांसफर करने के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मेरे था और मेरे मैंने अपने चेक दिया था, मुझे एक चेक मिला था, उसके पीछे मैंने लिख दिया कि राहुल। ठीक है, नाम लिख दिया और ऐसे बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया कि पे राहुल और हिज ऑर्डर, और साइन कर दिया, तो ये क्या हो गया भाई, इंडोर्समेंट हो गया। ठीक है, तो अब इंडोर्समेंट कुछ तरह के होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक इंडोर्समेंट होता है फुल इंडोर्समेंट, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया राहुल, तो ये राहुल को ही पैसा मिलेगा, ये क्या है, फुल इंडोर्समेंट, या इसको कहते हैं हम स्पेशल इंडोर्समेंट। ठीक है, और एक होता है ब्लैंक इंडोर्समेंट, मैं पीछे सिर्फ अपना साइन कर दूं और कुछ ना लिखूं। ठीक है, तो वो क्या हो गया भैया, वो आपका क्या हो गया,
ब्लैंक या जनरल इंडोर्समेंट हो गया। ठीक है, इसमें नाम नहीं लिखा है पीछे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खाली है तो क्या बोलेंगे, नाम बस लिखा है उसने, पीछे साइन बस कर दिया है और कुछ नहीं लिखा है भाई, साइन बस कर दिया है, मैं अपना साइन पीछे कर दूं और कुछ ना लिखूं तो वो ब्लैंक एंडोर्समेंट होगा। और ये जो है निगोशिएट हो जाएगा कैसे, सिर्फ डिलीवरी से ही भाई, साइन करके मैंने किसी को दे दिया, वो अपना नाम भर लेगा या कुछ भी कर लेगा। ठीक है, तो ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट होगा ये बियरर होगा। ठीक है, दूसरा जो है इंडोर्समेंट इन फुल, देखो एक मिनट, इसको जनरल इंडोर्समेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जनरल इंडोर्समेंट, और इसको फुल इंडोर्समेंट को स्पेशल इंडोर्समेंट भी कहते हैं। यहां पर मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, अब मैंने नाम लिख दिया तो इस केस में क्या होगा भाई, नाम लिख दिया तो इस केस में ये क्या बन गया, स्पेशल इंडोर्समेंट बन गया। ठीक है, तो उस केस में भाई देखो, अभी क्या है, जैसे ही मैंने नाम लिखा तो अगर अब मान लीजिए राहुल के पास गया, तो अब अगर राहुल किसी और को इंडोर्स करना चाहते हैं तो वो फिर क्या करेंगे, साइन करेंगे और फिर उसको सौंपेंगे। ठीक है, उसके बाद भी कुछ और इंडोर्समेंट है, एक है रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, यानी प्रतिबंधात्मक पृष्ठांकन। प्रतिबंधात्मक पृष्ठांकन का मतलब है कि ये अब चेक आगे इंडोर्स नहीं होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं, पे टू राहुल ओनली, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, निश्चित कर दिया कि राहुल के अलावा किसी के पास नहीं जाएगा। इसको मतलब क्या है, ये क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, यानी प्रतिबंधात्मक इंडोर्समेंट हो गया। आप याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम में। ठीक है, पहला साइन कर दिया, पीछे नाम नहीं लिखा, ब्लैंक किया जनरल, नाम भी लिख दिया साइन करने के बाद, फुल या स्पेशल। तीसरा रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, यानी आगे इसको अब इंडोर्स नहीं कर सकते, जैसे मैंने लिख दिया कि पे टू राहुल ओनली। ठीक है, या फिर उसमें ऐसे लिख दिया कि किसी पर्सन को स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, और उसके बाद अब आगे वो नहीं जा सकता, रिस्ट्रिक्शन आ गया है। ठीक है, उसके बाद आगे एक है पार्शियल इंडोर्समेंट, यानी आंशिक पृष्ठांकन। जैसे मान लीजिए कि ये चेक था 10,000 रुपए का, ठीक है, और मैं पीछे लिख रहा हूं साइन करके कि राहुल को 5,000 रुपए का पेमेंट कर दिया जाए, पे राहुल ₹5,000। ठीक है, 5,000 रुपए, तो इस केस में इसे क्या बोलेंगे, पार्शियल इंडोर्समेंट। और पार्शियल इंडोर्समेंट क्या है, इल इनवैलिड है। ये क्या है, इनवैलिड है, इसे मान्यता नहीं है कानून में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 5,000 रुपए मुझसे राहुल ने ले लिए हैं और बाकी 5,000 का मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है, और यहां पर ऐसा लिख देता हूं कि ₹5,000 पेड टू राहुल और 5,000 आप पे कर दीजिए, तो फिर उस केस में इसकी वैलिडिटी आ जाएगी। लेकिन जनरली क्या होगा, ध्यान रखिएगा, पार्शियल इंडोर्समेंट इज नॉट वैलिड। ठीक है, सेक्शन 56 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद आता है कंडीशनल इंडोर्समेंट। कंडीशनल इंडोर्समेंट यानी कि सशर्त या फिर क्वालिफाइड इंडोर्समेंट, मर्यादित पृष्ठांकन। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में आप किसी स्पेसिफिक, अरे यार ऐसे लिखो, आफ्टर स्पेसिफिक इवेंट, आप यहां पर क्या कह रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक इवेंट के बाद इसका पेमेंट किया जाए। ठीक है, जैसे पे टू मिस्टर राहुल, ठीक है, पे टू मिस्टर राहुल ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी माल के डिलीवरी के वक्त या सुपुर्दगी के पर राहुल को क्या करिए, पेमेंट करिए। यहां पर क्या है, कंडीशन डाल दी है मैंने, अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं होती तो राहुल को पे करने की जिम्मेदारी नहीं आती। ठीक है, उसके बाद है
अब कंडीशनल जो इंडोर्समेंट है वो कुछ और तरह से हो सकता है। एक होता है आपका सेंस रिकोर्स। सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट यानी सेंस रिकोर्स का मतलब है विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स का मतलब है कि इंडोर्सर मतलब जैसे मान लीजिए यहां पर मैं पीछे लिख रहा हूं, ठीक है, साइन किया मैंने और मैंने यहां पर लिखा पे राहुल और ऑर्डर विदाउट रिकोर्स टू मी, विदाउट रिकोर्स टू मी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैंने यहां अपने दायित्व से छुटकारा पा लिया, अपनी लाइबिलिटी से छुटकारा पा लिया। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि राहुल को भुगतान करिए मेरे दायित्व के बिना, ठीक है। अगर आप राहुल को पेमेंट नहीं करेंगे तो राहुल मेरे पास ना आए, ठीक है। तो ये हो गया सेंस रिकोर्स यानी विदाउट रिकोर्स। यहां पर इंडोर्सर मतलब जो इंडोर्सी है जिसने ये बिल प्राप्त किया है, जिसने ये चेक प्राप्त किया है, वो इंडोर्सर के पास नहीं आ सकता कि भैया पैसा दो, ठीक है। उसके बाद एक है आपका फैकल्टेटिव, जो यहां पर लिखा है इसको बोलते हैं वैकल्पिक या ऐच्छिक इंडोर्समेंट। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो इंडोर्सर है वो अपने राइट्स को वेव ऑफ कर देगा। वो क्या करेगा, अपने राइट्स को वेव ऑफ कर देगा। जैसे नोटिस ऑफ डिसऑनर जो है उसके लिए वेव ऑफ कर देगा कि भाई अगर ये बिल डिसऑनर हो जाए तो मुझे मत बता। तो ऐसा मैं लिख दूं अगर कि पे राहुल और ऑर्डर नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड, तो फैकल्टेटिव में क्या है, मैंने क्या कर दिया, अपने राइट्स को वेव कर दिया, ठीक है। और एक है आपका सेन फ्रेश इंडोर्समेंट, ठीक है। सेंस फ्रेश इंडोर्समेंट इसको कहते हैं व्यय रहित, ठीक है, व्यय रहित। मतलब वो यहां पर क्या कह रहा है, जैसे मैं अगर यहां पर लिख दूं कि पे राहुल और ऑर्डर सेंस फ्रेश, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूं कि मेरे बिहाफ पर राहुल जी आप कुछ भी खर्चा ना करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। और एक होता है कॉन्टिजेंसी बेस्ड इंडोर्समेंट। इसको क्या है कि भैया मतलब यहां पर एक कोई इवेंट दिया जाए जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे पे राहुल और हिज ऑर्डर, ठीक है, व्हेन ही इज मैरिड टू नीतू, ठीक है, या कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो उस केस में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। Notwithstanding anything contained in Code of Criminal Procedure 1973, every offense punishable। देखो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो भी ऑफेंसेस हैं वो सब कंपाउंडेबल होंगे। कंपाउंडेबल मतलब पार्टीज आपस में समझौता कर सकती हैं, ठीक है। अगला, द इंटरिंग कंपनसेशन शैल बी पेड विद इन डैश डैश फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और विद इन सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days एज मे बी डायरेक्टेड बाई कोर्ट सफिशिएंट। देखो भाई, सेक्शन 143 सबसेक्शन ए ये 2018 में ऐड किया गया और इसमें इंटरिम प्रोविजन की बात की गई, ठीक है। चलिए कुछ हम बात कर लेते हैं जरा। मैं थोड़ा सा बात कर ही लेता हूं। देखो दो तीन सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है सेक्शन 138, आपने चेक काटा, ठीक है, और आपका चेक डिसऑनर हो गया। किस लिए डिसऑनर हो गया, क्योंकि आपके खाते में इनसफिशिएंट फंड था, अपर्याप्त राशि नहीं थी। तो कोर्ट में इसी सेक्शन पे आपको घसीटा जाता है, इनसफिशिएंट फंड्स थे, ठीक है। तो इनसफिशिएंट फंड की वजह से अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो आपको देखो सजा क्या है, 2 years जेल और फाइन अप टू ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ चेक, यानी अमाउंट में जितना लिखा है उसका दोगुना तक का आपको फाइन लग सकता है और बोथ। और जज साहब का दिमाग खराब हुआ तो कभी कभी आप पढ़ते होंगे ना 6 महीने की जेल और अमाउंट पेनल्टी मतलब जो भी फाइन है उसके लिए बोला, ठीक है। तो अगर आपके खाते में इनसफिशिएंट फंड है और उसकी वजह से चेक आपका डिसऑनर हुआ है तो उस केस में ये होगा। अब इनसफिशिएंट मतलब ये कौन कौन सी तीन कंडीशन, पहला आपके खाते में इनसफिशिएंट फंड था,
दूसरा, आपको वो जो चेक दिया गया था वो लीगली इन्फोर्सिएबल डेट के लिए था, मतलब लीगली इन्फोर्सिएबल डेट के लिए वो चेक दिया गया था, और चेक विद इन 3 मंथ्स। आपको पता है चेक की वैलिडिटी कब होती है? जिस दिन से जो डेट होती है चेक पर उससे 3 महीने तक, तो विद इन 3 मंथ्स आपका प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सजा है। अब कई लोग क्या करते थे, कोर्ट में, इंडिया में कोर्ट में मुकदमे चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहती है। तो सरकार को लगा कि यार इससे तो लोग मतलब आराम से चलते रहेंगे, फिर बाद में कुछ कर लेंगे। तो सेक्शन 143 और सेक्शन 143A बोला, ये बोला कि हम इंटरिम कंपनसेशन देंगे। क्या करेंगे? इंटरिम कंपनसेशन देंगे। यानी कि मुकदमा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मुकदमा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें पेमेंट करना पड़ेगा। किसको? जिसके अगेंस्ट में मुकदमा किया गया है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा भाई? उस केस में आपको कितना इंटरिम कंपनसेशन कितना हो सकता है? नॉट एक्सीडिंग, मैक्सिमम 20% हो सकता है, मैक्सिमम 20% ऑफ चेक अमाउंट। जो चेक में अमाउंट है उसका 20% तक इंटरिम कंपनसेशन दिया जा सकता है। और कब देना पड़ेगा? ऑर्डर के 60 दिन में, विद इन 60 डेज। ठीक है, विद इन 60 डेज ऑफ इंटरिम ऑर्डर, ठीक है, देना पड़ेगा। ठीक है, और एक सेक्शन है, सेक्शन 148, पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। ठीक है, तो इनके पास भी यही पावर है कि ये क्या कह सकते हैं कि भाई 20% आप जमा करिए तो हम आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, 143A और 148 ये जोड़ा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पर क्या जवाब होगा? 60 डेज। आगे, in an appeal by the drawer against the conviction under section 138, appellate court may order appellant to deposit such sum with which shall be minimum or compensation awarded by trial court। जितना कंपनसेशन हुआ है उसका कितने परसेंट? 20% ऑफ द फाइन आपको बोल सकते हैं कि आप अपील कर रहे हैं तो पहले 20% जमा करिए। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज? कौन सा इनकरेक्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में? द पर्सन हु गिव्स ऑर्डर इज नोन एज ड्रॉअर, ये तो सही है। द पर्सन एक्सेप्ट ऑर्डर हु नोन एज एक्सेप्टर। द पर्सन to whom payment will be made is known as payee। drawer and payee cannot be the same person। ऐसा नहीं है, drawer भी पेमेंट ले सकता है। ठीक है, तो ये कैन नॉट लिखा है। ठीक है, इसलिए ये गलत है और इसीलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला, एन एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट इज वन। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कौन सा है भाई? जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी माना जा सकता है या फिर प्रोमिसरी नोट भी माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, which of the following negotiable instrument is not recognized under the negotiable instrument act? तो हमने पढ़ा है हुंडी के बारे में। तो शाह जो हुंडी रिटेन इन गुजराती, इसे नहीं माना जाएगा। और गुजरात जो हुंडी होता है उसको लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, लेकिन अगर पार्टीज चाहें और लोकल कस्टम कुछ नहीं है तो फिर उस पर ये एप्लीकेबल किया जा सकता है। ठीक है, अगला, A signs his name on a blank but stamped instrument which he gives to B with an authority to fill up a note for a sum of rupees 3000 only, but B fills it for 5000। ए ने बी को दिया इंस्ट्रूमेंट, स्टैम्प था प्रॉपरली, उसने बोला कि 3000 फिल कर लेना। बी ने क्या बोलते हैं, फ्रॉडगिरी करी, उसने 5000 फिल कर लिया, स्टैम्प था तो। बी ने फिर उसको सी को दे दिया कंसिडरेशन के लिए और उसने गुड फेथ में ले लिया। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में सी तो बन जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स और बी क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ होल्डर। ठीक है, तो सी इज होल्डर इन ड्यू कोर्स बट बी इज होल्डर ओनली। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सी क्यों? क्योंकि सी तो निष्पाप है ना, सी ने कंसीडरेशन के बदले और उसको गुड फेथ में लिया है, उसको नहीं मालूम था कि बी ने ऐसा कमीनापन किया है। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस कैन बी टर्म्ड एज होल्डर इन ड्यू कोर्स? किसे होल्डर इन ड्यू कोर्स बोला जा सकता है? राम इज होल्डिंग अ चेक इंडोर्स इन फेवर ऑफ श्याम फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। श्याम हैज फोर्ज्ड द सिग्नेचर एंड राम वाज अवेयर ऑफ फोर्जरी। भाई राम को पता है फोर्जरी का, तो ये नहीं बन सकता कभी। राजन इज होल्डिंग अ चेक इन हिज फेवर of Sajan in return of goods sold by Rajan to Sajan. Sajan had originally stolen check from his boss, but Rajan is unaware of this। आगे पढ़ लेते हैं। Shaila is holding a check indoors in favor of Radha as gift। यहाँ consideration नहीं है, gift में consideration नहीं है। Anil is holding a check
दैट ही इज स्टोलन फ्रॉम बसन, चुराया है उसने, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्यों? क्योंकि राजन को पता नहीं है। ठीक है, आगे। In legal terms, the person who takes instrument bona fide for value before it overdue is in good faith is known as holder in due course. आसान सा है, तीन चीजें हैं क्या? कंसीडरेशन होना चाहिए, ओवर ड्यू होने से पहले यानी ड्यू डेट से पहले होल्ड करना है, और गुड फेथ में लेना है। ठीक है, तो फिर आप बन जाएंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स यानी यथाविधि धारक या नियत समय में धारक। अगला, P obtains a check drawn by Mr. M by way of gift. Here P is गिफ्ट में मिला है ना, गिफ्ट में मिला है तो P क्या बन जाएगा? P बन जाएगा होल्डर। होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा क्योंकि कंसीडरेशन नहीं है। अगला, A draws a check in favor of M, a minor. Mr. M endorses the same in favor of X. The check was dishonored by bank on the grounds of inadequate fund as per the provisions of Negotiable Instrument Act 1980। देखो, A ने दिया M को एक चेक, M जो है वो माइनर है, M ने वो चेक दे दिया X को, और X ने उसको क्या कर लिया? ले लिया। अब कह रहे हैं कि क्या हो सकता है इसमें, तो X जो है भैया माइनर को तो घसीट नहीं सकता, X किसको घसीटेगा? A को, तो X कैन प्रोसीड अगेंस्ट A, ऑप्शन नंबर बी। अगला, in case of dishonor, the payee holder must give notice to the drawer of dishonor with dishonor of check। देखो, अगर आप गए और डिसऑनर हो गया आपका चेक, डिसऑनर हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 30 दिन के अंदर ड्रॉअर को नोटिस देनी पड़ेगी कि तुम्हारा चेक डिसऑनर हो गया है, और ड्रॉअर जो है 15 दिन के अंदर क्या करेंगे? अगर आपका पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर आप 30 दिन के अंदर कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जिस दिन आपको बैंक से सूचना मिली कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है, उस दिन आपको क्या करना है? 30 दिन के अंदर उस चेक को लिखने वाले को क्या करना है? बताना है और बोलना है कि भैया हमारा पेमेंट कर दो, नहीं तो 138 के अगेंस्ट मुकदमा करेंगे। ठीक है, सेक्शन 138 में घसीटेंगे। फिर वो 15 दिन उसको टाइम देंगे, 15 दिन में अगर पेमेंट कर देता है तो ठीक, नहीं तो फिर अगले 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है? कंप्लेन फाइल करना पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे, वेयर द एंडोर्सर वेव्स ऑफ एनी ऑफ हिज राइट इट इज कॉल्ड, अभी मैंने पढ़ाया है। देखो, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में क्या करता है? वो रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, स्पेशल एंडोर्समेंट में वो पीछे नाम लिख रहा है। ठीक है, फैकल्टेटिव अपने अधिकार को वेव ऑफ कर रहा है, और सेम फ्रेश इंडोर्समेंट में वो क्या कर रहा है कि मेरे नाम पर खर्चा मत करना। ठीक है, ये व्यय रहित। ठीक है, याद रखना फैकल्टेटिव होगा इसका सही जवाब। अगला, वेयर द एंडोर्सर रिलीव्स हिमसेल्फ फ्रॉम एनी लाइबिलिटी विथ respect to any expenses that may be incurred in case of dishonor or negotiable instrument it is called। बताइए क्या बोला जाता है इस केस में? ठीक है, वो क्या कह रहा है? इन रेस्पेक्ट टू एनी एक्सपेंसेस, कोई किसी भी खर्चे के अगेंस्ट में अपने आप को क्या करना? रिलीव कर लेना, वो क्या कहलाएगा? सैन फ्रेश इंडोर्समेंट। ध्यान रखना, व्यय रहित, इसको ऐसे याद रखना, विदाउट एक्सपेंस। ठीक है, व्यय रहित। रेस्ट्रिक्टिव में क्या करेगा? वो बोल देगा कि इसी पर्सन को दो। स्पेशल इंडोर्समेंट में पीछे नाम लिख देगा। रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट में आगे इंडोर्समेंट नहीं हो सकता, और फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट में क्या है? वो अपने अधिकार को वेव ऑफ कर देगा कि भाई चलो मुझे ये सूचना मत देना, कोई दिक्कत नहीं। आगे, डैश डैश शैल वेरीफाई द ड्यू डिलिजेंस एंड ऑर्डिनरी केयर ऑन द प्राइमा फेसी जेन्युइननेस ऑफ चेक टू बी ट्रंकेटेड एंड वेदर एनी फ्रॉड और फोर्जरी और टेम्परिंग इज अपरेंट ऑन द फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? तो देखो भाई, ये जिम्मेदारी किसकी होगी? कलेक्टिंग बैंकर की। किसकी होगी? कलेक्टिंग बैंकर, यानी जो कलेक्शन कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो ये देखे कि जो चेक है इस पे कोई फ्रॉड, प्राइमा फेसी देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ फ्रॉड वगैरह किया गया हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, यानी संग्रह करता बैंक। ठीक है, पेइंग कैन कौन सा होगा? जो पेमेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Where a bill is not accepted by drawee within dash dash of presentment of bill, it is dishonor by non acceptance। 48 घंटे आपने बिल प्रेजेंट किया और उसने 48 घंटे के अंदर स्वीकार नहीं किया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपका बिल नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से डिसऑनर हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 48 घंटे के अंदर उसको एक्सेप्ट करना है।
अगला स्टेटमेंट, कन्वर्जन ऑफ बियरर इंस्ट्रूमेंट इनटू अ conversion of bearer instrument into order instrument by deleting a word bearer is a material alteration। ठीक है भाई, bearer instrument को order instrument में बनाना material alteration है, बिल्कुल सही बात है। conversion of bearer instrument into order instrument by deleting bearer is authorized by act, ठीक बात है। bearer instrument को order instrument बना देना और authorize act किया गया, बिल्कुल ठीक। where the bearer instrument is converted into order instrument by deleting the word bearer, all parties of the negotiable instrument not consenting the same are discharged। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने bearer को order बना दिया तो उस पहले की सारी पार्टीज डिस्चार्ज नहीं होंगी। तो कौन कौन सा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और 2, मतलब ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 2 और करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 सत्य हैं, ठीक है। आगे अगला, where a promissory note is payable dash dash and is at specified place, no presentation is necessary in order to charge the maker thereof। अगर promissory note payable on demand है, क्या है, payable on demand है और किसी स्पेसिफाइड प्लेस पर पेबल नहीं है तो नो प्रेजेंटेशन इज नेसेसरी, ठीक है, फॉर इन ऑर्डर टू चार्ज द मेकर देयर ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, ऑन डिमांड नॉट पेबल, ठीक है। अगला, where the endorsement contains a direction to pay the amount mentioned in the negotiable instrument act to a specified person, it is called as, क्या बोल दिया, contains direction to pay amount mentioned in the negotiable instrument act to a specified person, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पेशल इंडोर्समेंट। क्या बोलेंगे, स्पेशल इंडोर्समेंट। रेस्ट्रिक्टिव कब होता, जब आगे इंडोर्स किया ही नहीं जा सकता, ठीक है, ओनली बोल देता भाई मुझे ही बस पेमेंट करना या उसे ही बस पेमेंट करना। फैकल्टेटिव, कोई अधिकार छोड़ देना। सैन फ्रेस क्या है भाई, कि खर्चे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। नॉन रिकोर्स क्या है, कि डिसऑनर हो जाएगा मेरे पास बताना। A draws a bill on B, B accept the bill without any consideration, तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा। The bill transferred to C without consideration, C transferred D for value, A ने B को दिया नो कंसीडरेशन, B ने C को दिया नो कंसीडरेशन, C ने D को दिया वैल्यू यानी कंसीडरेशन है। तो D क्या बन जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया। अब क्या होगा, अगर इसका पेमेंट नहीं आया ना तो डी जो है वो सी को भी घसीट सकता है, बी को भी घसीट सकता है और ए को भी घसीट सकता है। तो डी कैन स्यू एनी ऑफ द पार्टी ए बी और सी, ठीक है। अगला, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी रुपीज 5,000 पेबल टू द ऑर्डर ऑफ ए, बी एक्सेप्ट द बिल बट सब्सिक्वेंटली डिसऑनर बाय नॉट पेमेंट। ए sues बी ऑन द बिल एंड प्रूव्स, देखो बात क्या था, ए ने बी को बिल लिखा 50 रुपए 500 रुपए का, फिर बाद में ये डिसऑनर हो गया, कोर्ट में मुकदमा चला, ए ने साबित कर दिया कि ये जो बिल था ना, बी ने साबित कर दिया, मतलब ए ने लिखा था बी ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है, बी एक्सेप्टर है, तो बी ने साबित कर दिया कि सर ये जो था ना ये 400 रुपए की वैल्यू के लिए ही एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है, और ये एज एन अकोमोडेशन एक्सेप्ट किया गया था। तो उस केस में क्या होगा, ए को कितना पैसा मिलेगा, सिर्फ 400 रुपए ही मिलेगा, ठीक है, अगर बी ने ये साबित कर दिया तो। आगे, which of the following negotiable instrument act can be made payable to the bearer on demand under law। बियरर ऑन डिमांड कौन हो सकता है, बियरर ऑन डिमांड सिर्फ हो सकता है चेक, ना बिल ऑफ एक्सचेंज, ना हुंडी, ना ही प्रॉमिसरी नोट। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंडोर्समेंट ऑफ बिल विल बी इनवैलिड। Sela has supplied goods to Myra and received the bill endorsed in favor of her by Myra, who has forged the endorsement। अगला, a bill is payable to Shela or order and she endorses it by writing back to the Shela, ठीक है, a bill is payable to Shela or order and she endorses by signing it on back and writes pay to order of Rupa, a bill is payable to Shela or order and she endorses it writing by pay Rupa only। ये रिस्ट्रिक्टिव हो गया, यहाँ पर क्या है, फोर्ज्ड चीजें आ गई हैं। अब अगर फोर्ज्ड की बात हो रही है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत जवाब, सही जवाब मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज एन एंडोर्समेंट ऑफ चेक नॉट रेगुलर और वैलिड।
किसे रेगुलर या वैलिड नहीं कहेंगे। इट इज साइंड बाय एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ द एंडोर्सर, ठीक है। इट इज चेक इज पेबल टू मेजर एलन चोपड़ा एंड एंडोर्स टू एलन चोपड़ा मेजर, ठीक है। इंडोर्समेंट इज पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक, पार्ट में है। अभी हमने क्या पढ़ा था, पार्ट वाला चेक जो है वो रेगुलर नहीं होगा। उसके बाद इट इज साइंड बाय द एंडोर्सर ऑफ द चेक एंड एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड टू साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द एंडोर्सर, ठीक बात है। तो ये हो जाएगा सही जवाब, ये रेगुलर एंड वैलिड नहीं है पार्ट अमाउंट के लिए, ठीक है। तो पार्शियल इंडोर्समेंट इज नॉट वैलिड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल के केस में कौन सी बात सही है? अकोमोडेशन बिल क्या होता है? विदाउट कंसिडरेशन लिखा जाता है एक दूसरे की मदद करने के उद्देश्य से। तो ड्रॉई और द एक्सेप्टर ऑफ बिल इज प्रिंसिपल डेटर, पे इज द प्रिंसिपल डेटर एंड ड्रॉअर एंड एक्सेप्टर आर मेयरली सियोरिटीज, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। जिसे पैसा मिला है वो प्रिंसिपल डेटर होगा, ठीक है। और ड्रॉई और एक्सेप्टर क्या होते हैं? सिर्फ सियोरिटी होते हैं। ड्रॉई इज लाइबल टू पे ऑन द इंस्ट्रूमेंट, गलत है। एंड द बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन, जेन्युइन नहीं, ये एक दूसरे की मदद के लिए लिखा जाता है बस, ठीक है। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द मेकर में रिफ्यूज पेमेंट अगेंस्ट द चेक इशूड बाय अ कस्टमर। किस किस कंडीशन में बैंक रिफ्यूज कर सकता है चेक अगेंस्ट कस्टमर? व्हेन बैंकर रिसीव्स नोटिस ऑफ कस्टमर्स इनसैनिटी, यानी कस्टमर पागल हो गया, ये उनको नोटिस मिला है। व्हेन ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स प्रोहिबिटेड पेमेंट, कोर्ट्स का पेमेंट रोक दे। व्हेन कस्टमर काउंटर मांड्स पेमेंट्स दैट इज इशूड नॉट पेमेंट्स इन नॉट स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन, कस्टमर अगर स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन देता है। when there is insufficient fund in the customer's account and there is no communication from the customer to honor the check, ठीक है। मतलब कस्टमर के खाते में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है और वो क्या बोल दे, मतलब कि ऑनर चेक, कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है कि चेक को ऑनर करना है। तो ऑप्शन डी, इनसफिशिएंट फंड है तो करना ही पड़ेगा। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट गिव प्रोटेक्शन टू अ बैंकर मेकिंग पेमेंट ऑन अ चेक, ठीक है। द पेमेंट इज मेड अगेंस्ट द चेक विच कस्टमर signature is forged and customer is unaware of forgery. The payment is made against check which is materially altered and alteration is not visible but not authenticated by customer's initials. The payment is made in good faith without negligence against the check which has been materially altered but the alteration was not apparent, दिख नहीं रहा था। मतलब कहां पर, यहां पर आपको पेइंग बैंकर को फायदा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद द पेमेंट of cash to an employee of the bank who is accompanied to the customer's office but absconded with the money before reaching the customer's office। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इस केस में बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? उसने गुड फेथ में पेमेंट किया है, कोई नेग्लिजेंस नहीं है और मटेरियली अल्टर्ड भले है लेकिन अल्टरेशन इज नॉट अपेरेंट, अल्टरेशन दिख नहीं रहा है। तो इस केस में पेइंग बैंकर बच जाएगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगला, in which of the following does not constitute payment is not due course by the bank? पेमेंट बैंक ड्यू कोर्स में नहीं किया गया। पेमेंट इज मेड अ पर्सन नॉट इन पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बट टू एन अनकनेक्टेड पर्सन, यही है भाई, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन नहीं है, ठीक है, और अनकनेक्टेड पर्सन को आपने पेमेंट कर दिया, तो भैया आपने ड्यू कोर्स में पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट इन गुड फेथ ये ड्यू कोर्स में है, पेमेंट विदाउट नेग्लिजेंस ये गुड फेथ में है और अपेरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गुड फेथ में नहीं है, इसको बोलेंगे पेमेंट, पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो ये देख के पता चल रहा है करेंसी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एंडोर्समेंट इन ब्लैंक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 16 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जहां पर क्या हो जाए, जहां पर सिर्फ पीछे साइन कर दिया जाए और कुछ ना लिखा जाए तो उसको क्या बोलेंगे? नेगोशिए इंडोर्समेंट इन ब्लैंक बोला जाएगा उसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे आते हैं, when does a bank dishonor the customer's check? bearer check, crossing off check, signature disagrees, not negotiable mark। तो जाहिर सी बात है, सिग्नेचर अगर मिसमैच है तो आप चेक को क्या कर सकते हैं? डिसऑनर कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लेकिन आप इनसे एक बार अपने कंसेप्ट को जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक जो आपका बेसिक्स तो आपको पढ़ने ही है, जो प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ठीक है। और इसमें आपका क्रॉसिंग ऑफ चेक एंड एंडोर्समेंट, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है। और जो है उसके बाद आपका पेइंग बैंकर एंड कलेक्टिंग बैंकर, ठीक है। और ये यहाँ से आपको क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेंगे, और होल्डर इन ड्यू कोर्स वाला तो है ही, ठीक है। तो ये इन चीजों पे आप ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा, जिससे आप एग्जाम में बेहतर कर पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टाटा, बाय बाय।